अब तक आपने सुना पीले पन्नों से अध्याय 4 का 5वां भाग। आगे की कहानी सुनने के लिए अब सुनिए पीले पन्नों से अध्याय 4 का 6वां भाग। आपका स्वागत है। कुछ ढलते या बदलते हुए। ये एक सौभाग्य की बात थी कि मैं न केवल मसूरी के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा रहा था, वरन वो स्कूल मसूरी की माल रोड पर स्थित था, जो मसूरी का प्रमुख पर्यटक स्थल है। माल रोड प्रमुख पर्यटन स्थल होते हुए भी मुझे सदैव अर्धद सौंदर्य का स्थल लगी। आधे से अधिक माल रोड में दुकानें हैं जो सीजन में पर्यटकों से भरी रहती हैं। उसी क्षेत्र विशेष में यदि पर्वतों का सौंदर्य देखना हो तो वो मिलता है कैमल स बैक रोड पर, जो मसूरी के माल रोड पर ही पिक्चर पैलेस की ओर से कुलरी बाजार से प्रारंभ होकर लाइब्रेरी तक जाती है। दूर तक विस्तीर्ण पर्वत, नीचे कहीं बहुत दूर दिखता कोई छोटा सा वह गांव। जून में भी सब कुछ धुंधला करती धुंध, कभी बादल, समग्रतः प्रकृति का अनुपम सौंदर्य, ये सब कैमल सा बैक रोड पर मिलता है। कैमल सा बैक नाम इसलिए कि इसी रोड पर कुलरी से चलते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर चल यदि बाईं ओर देखें तो एक स्थल पर पहाड़ ऊंट की पीठ की आकृति लिए दिखता है। ये पॉइंट ठीक मेरे बोर्डिंग स्कूल के ऊपर था। स्कूल का मेन गेट माल रोड पर था और बैक गेट कैमल सा बैक रोड पर। मैं मॉर्निंग व इवनिंग वॉक हेतु कैमल सा बैक रोड पर निकल जाता। अनेक कविताएं उस समय की हैं। लैंडोर से ऊपर श्री सुरेंद्र पुडीर की बेकरी से बिस्किट्स ले टिहरी रोड पर एक छोटी सी दुकान थी चाय की। वो मेरे भ्रमण की दूसरी साइड थी। वहीं मसूरी के पर्वतों ने मसूरी में पहली रचना लिखवाई, जो वहां के एक स्थापित साप्ताहिक मसूरी टाइम्स में सपरिचय प्रकाशित हुई, जिससे मेरे परिचय वहां के साहित्यकारों एवं साहित्य प्रेमियों में बढ़ा। जून 2003 में भारतीय एशियाई अकादमी के प्रबंध निदेशक श्री अशोक खन्ना मसूरी आए। उन्हें दैनिक जागरण के संवाददाता श्री वर्मा ने मेरे संदर्भ में बताया। वे बोर्डिंग स्कूल में मिलने आए। मसूरी से लौटते हुए वे रस्किन बॉन्ड की कहानी टनल व मेरा गीत मांझी चलते जाओ अपने संग ले गए, जो बाद में अकादमी की पत्रिका भारतीय एशियाई साहित्य में उसने भेंट के चित्र सहित छापा। उत्तर आधुनिकता तथा भूमंडलीकरण की अवधारणाओं को लेकर की गई मेरी डी.फिल पीएचडी अपने प्रतिपाद्य को लेकर चर्चा का विषय बनी। उस पर एक पुस्तक आनी चाहिए, ये अपेक्षाएं भी की गईं, परंतु प्रकाशक कोई नहीं तैयार था। प्रतिष्ठित समाचार पत्र सहारा समय की वरिष्ठ संवाददाता उषा पंवार ने देहरादून से इस संदर्भ में 4 अक्टूबर 2003 को समाचार छापा। उसी समय संसद सदस्य व देश के सुविख्यात कवि श्री बाल कवि बैरागी का एक पत्र मुझे मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था, पांडुलिपि को सिरहाने रखकर सो जाओ, समय सबसे बड़ा प्रकाशक है, अपने आप पांडुलिपि उठा लेगा। 2 माह भी ना बीते कि दिसंबर 2, 2003 में मसूरी से दैनिक जागरण में समाचार ये लगा कि उस महत्वपूर्ण शोध के लिए प्रकाशक मिल गया है। वर्ष 2004 में ये पुस्तक छपी, जिसकी भूमिका परमादरणीय श्री विष्णु प्रभाकर
पद्म भूषण अलंकृत साहित्यकार ने लिखी है। प्रत्येक सफलता स्वयं में एक वरदान है, परंतु वो अकेली नहीं आती, उसके साथ आता है ईर्ष्या का एक बड़ा कूड़ा। अनेक बार हमें पता ही नहीं चल पाता कि कूड़ा किसके मस्तिष्क में पनप चुका है, परंतु किसी के भी मस्तिष्क को पढ़ने का सहज ढंग है उसकी क्रिया पर दृष्टि रखना। जो भीतर है वो बाहर कभी न कभी झांकता अवश्य है। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने के अतिरिक्त निजी अध्ययन व लेखन के संग स्वयं को पढ़ना मेरे कार्य थे, और इसके बाद किसी अन्य विचार के लिए ना तो समय ही था ना आवश्यकता। हम कितने भी निर्लिप्त रहें, अनेक लोगों के पास वैचारिक रूप से हम में लिप्त होने का पूरा समय होता है। ऐसे लोगों को पूर्णता उपेक्षित रखना चाहिए। परमेश्वर ही सच है, और जिसे सच्ची प्रगति व शांति चाहिए वो बस उसी से संपर्क रखे, तो वो अपना अचूक संग अवश्य देता है। और समयानुरूप वे लोग भी जो उस समय हमारे सहायक बन जाते हैं जब अपरिहार्य हो। समय वेग से निकल रहा था। व्यक्तिगत व व्यावसायिक जीवन में अनेक मिष्ट व कटु अनुभव मुझे इस दुनिया को और गहराई से समझना सिखाते जा रहे थे। भावुकता में यथोचित कठोरता घुल रही थी। मैं जैसा था नहीं वैसा हो रहा हूं, ये अनुभूति मुझे होने लगी थी। उन दिनों अहमद फराज की एक गजल के ये शेर बहुधा दिल में उभरते थे। हुई है शाम तो आंखों में बस गया फिर तू, हुई है शाम तो आंखों में फिर बस गया तू, कहाँ गया है मेरे शहर के मुसाफिर तू। मैं जानता हूं कि दुनिया तुझे बदल देगी, मैं जानता हूं कि दुनिया तुझे बदल देगी, मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं बज़ाहिर तो। शिक्षक, व्यवसायी या सेवक। आज सुबह 6:55 पर यूएस से रूबी जिंदल बिटिया पूर्व स्टूडेंट का फोन आया। वर्ष 2000 में वे 10वीं में थीं। अब बीएससी एमबीए एसबीआई का जॉब कर यूएस में पति के साथ हैं। 2 नन्ही देवियां हैं उनके यहाँ। फैमिली का जब पूछा था तो बताकर बहुत सम्मान से बोली, अब देखिए सर, आपने तो पूछ लिया, हम तो आपसे ये पूछ भी नहीं सकते। ये बच्ची के उस संस्कार विशेष की बात थी जिसमें बड़ों से अनौपचारिक नहीं हुआ जाता। ये बात अपने डबल ओसी को बताता हूं बाद में। तो प्रत्येक बात को बहुत सूक्ष्मता से विचारने वाले वे हंसते हैं और कहते हैं, कितनी संस्कारी बच्ची है ये। गर्व होता है कि इतने परिपक्व बच्चों को पढ़ाने का अवसर शिव बाबा ने दिया। बातचीत के क्रम में वे कहती हैं, हम लोग लिटरेचर को ये सोचते थे कि क्यों है कोर्स में, परंतु आपने हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझाई। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, सर, आप और कपिल सर जैसे टीचर, मतलब जिन्हें हम टीचर कह सकते हैं, पुनः अर्धांश देखें, जिन्हें टीचर हम कह सकते हैं, ये है वो मूल बिंदु जिस पर प्रत्येक टीचर को हमेशा दृष्टि रखनी चाहिए कि उसे टीचर कहा जा सकता है क्या। इससे पहले कि स्टूडेंट उसका निर्धारण करें कि वो टीचर है भी या एक बड़ा चीटर है। जिन कपिल सर का जिक्र ऊपर बच्ची ने किया, वे हैं श्री कपिल चौधरी, जो आजकल नियमित रूप से इन संस्मरणों को पढ़ रहे हैं। श्री कपिल चौधरी बोर्डिंग के अगले प्रिंसिपल बने। ये मेरी उन दिनों की कामना थी।
ऐसी ही कामना श्री हरविंदर सिंह को लेकर मेरी रही थी, परंतु उनके बारे में भी मैं भांप चुका था कि वे अधिक दिन स्कूल में रुकने वाले नहीं हैं। आंतरिक शैक्षिक मूल्य टूट रहे थे। सच तो ये है कि विकृत हो रहे थे। कोई भी वृक्ष तनों से नहीं सूखता या डहता, गड़बड़ी जड़ में ही होती है। कल के योगियों की सच्चाई समय के साथ कुछ और नजर आने लगी थी। इस समय तुलसी बाबा तुलसीदास जी का ही सहारा है। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा, प्रीति प्रणय बिंदु मद ते गुनी, नासिंह बेगी नीति अस सुनी। श्री रामचरितमानस। एक डे स्कॉलर छात्रा के देहावसान की दुखद सूचना मिली तो तय हुआ कि कंडोलेंस के बाद उसके सब्जेक्ट्स के टीचर्स उसके घर होकर आएंगे। हम टीचर्स उसके घर गए, उस बच्ची के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। लौटे तो मेन गेट की आउटिंग के अनुसार एक शिक्षिका कम थी। हमने सोचा बीच में हमें बिना बताए किसी आवश्यक कार्य से कहीं रुकी होंगी। नहा धोकर चाय के लिए मेस गए, तब तक भी वो नहीं आई थी। मेस से सीढ़ियां उतर रहे थे तो वो ऊपर की ओर आ रही थीं। जहां थी वहीं से हमें हथेलियां दिखाती हुई बोली, ये देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगवा कर आई हूं, आज पार्लर भी हो आई। उतरने वालों में से किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ये क्रूरता विशेषता किसी शिक्षिका की अधम क्रूरता का दुखद उदाहरण है। 8 वर्षों तक ये दुर्घटना मनुष्य के विकृत मनोविज्ञान के रूप में मेरे मस्तिष्क में रही। वर्ष 2010 में इस घटना को ज्यों का त्यों मैंने एक लघु कथा के रूप में लिखा, जो देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका में छपी। हम सभी के जीवन का अंतिम सच अब एक ही शेष है, हमारी मृत्यु। जीवन के 2 ही सच होते हैं, जन्म व मृत्यु। इन दोनों के होने में शायद का कोई स्थान नहीं। आज जो मित्र है वो शायद कल मित्र ना रहे। ये समग्रतः आज जो जैसा भी है कल वो वैसा ना रहे, परंतु हमारा जन्म हुआ ही था, ये निर्विवाद सत्य है, और हमारी मृत्यु होगी ही, ये अटल है। अब हम ये सोचें कि हमें कैसा जीवन जीना है, दूसरों को सुख देकर या दुख देकर। ये सोचते हुए ध्यान ये भी रखना है कि जो भी हम दूसरे को देते हैं वो एक ना एक दिन हमारे पास लौटकर आता अवश्य है। टीचिंग एक व्यवसाय नहीं, सेवा है। स्टूडेंट्स के अपने अपने पारिवारिक संस्कार होते हैं, परंतु शैक्षिक संस्कारों के लिए वे शिक्षकों के हाथों में होते हैं, जिन पर अटूट विश्वास कर अभिभावक उन्हें हमारे पास या हमारे शिक्षालयों में भेजते हैं। क्या सभी शिक्षक अभिभावकों की आस्था को बनाए रख पाते हैं? क्या सभी शिक्षालय श्रेष्ठ शिक्षकों को यथोचित वातावरण उपलब्ध करा पाते हैं? शिक्षक से तनिक भी कम शिक्षक नहीं है। शिक्षक बस एक शिक्षक ही है। मारिया मॉन्टेसरी लिख गई हैं, द ग्रेटेस्ट साइन ऑफ सक्सेस फॉर अ टीचर इज टू बी एबल टू से द चिल्ड्रन आर नाउ वर्किंग एज इफ आई डिड नॉट एग्जिस्ट। भीड़ से दूर। अध्यापन, अध्ययन तथा साहित्य लेखन के अतिरिक्त नए व्यक्तिक पारिवारिक उत्तरदायित्व मेरे सामने थे, जिनमें व्यक्तिक पारिवारिक को मैंने समानांतर रूप से
प्राथमिकता दी। प्रिंसिपल के लिए बोर्डिंग स्कूल ही सब कुछ था, ऐसा उनका कहना था और मेरा उनके कहने पर कोई विश्वास नहीं था, ना मुझे लगता था कि उनका भी था। जब भी व्यक्तिक पारिवारिक उत्तरदायित्व की बात आई, मैं उन्हें गौण नहीं किया और अनेक अनुभवों के बाद मुझे ये बात समझ आई कि जीवन का प्रत्येक बुरा अनुभव या मोह भंग जीवन का संपूर्ण चेहरा हमें दिखाता है। हम भीड़ को रिश्ते मानते हैं क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं उनसे अपनी स्वार्थ पूर्ति का विचार रहता है, परंतु समय बताता है कि कौन टिकता है और कौन उड़न छू हो जाता है। एक बार सब साथ छोड़ दें तो हम यदि सच्चे हैं तो अवश्य कोई ना कोई सहायता अप्रत्याशी रूप से हमारे पास आ जाती है और काज सफल होता है। ये विश्वास उस समय मेरा एकाधिक व्यक्तिक अनुभवों से हो गया था। फलतः मेरे बोझिल नाते अल्प होते जा रहे थे और सॉलिड लोग स्पष्ट हो रहे थे, जिससे समय व शांति में अभी वृद्धि हो रही थी। दुख या आवश्यकताएं ना आएं तो व्यक्ति जीवन भर उन्हें अपना मानने में काट दे, जो आवश्यकता पड़ने पर विलुप्त होने थे। मसूरी में एक पीजीटी हिंदी मैडम थी, हमारे बोर्डिंग स्कूल में रही। बहुत धीमे से बोलती, बहुत मीठा और प्रायः बेवकूफी से भरा। वे कविताएं भी लिखती थीं, ऐसी कि कोई ध्यान से सुन ले तो ब्रेन हैमरेज ही हो जाए। पहली पंक्ति का दूसरी से दूर का भी कोई नाता नहीं और तीसरी चौथी के बाद तो ये ही समझ नहीं आता था कि चल क्या रहा है। वे वहां होने वाली विभिन्न गोष्ठियों की स्थायी कवयित्री थीं। मैंने महसूस किया वे ऊट पटांग कुछ भी सुनाए, कक्ष वाह वाह व तालियों से गूंज जाए। हम कितना भी साहित्यिक सुनाएं, कान ढूंढें, यार कुछ सुरसुराहट भी हुई कि नहीं। शुरू शुरू में मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गाते हुए मेरे कानों की तंत्रिकाएं बाह्य ध्वनि ग्रहण करने की क्षमता ही खो बैठी हों। परंतु अपने बोर्डिंग स्कूल में प्रत्येक शनिवार तो सब ठीक ही रहता था। गोष्ठी समाप्त होने पर सुधी श्रोता उन्हें घेर लेते, कोई ब्रंच की प्लेट लाता लगाकर, कोई चाय कॉफी के लिए खड़ा रहता। अनार एक था और बीमार 100। इधर हम गोष्ठी के बाद अपनी प्लेट खुद लगाते, खुद चाय बनाते और फिर आयोजक की प्रतीक्षा करते कि कब वे हमें बताएं कि किसके साथ लौटना है, जो मैं नहीं ही करता था। वो उन कवयित्री जी ने भी नोट किया। एक होटल में गोष्ठी थी, बोली, आप हमारी कविताओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते। मैंने कहा, वे मुझे समझ नहीं आती, कलिष्ठ हैं। कलिष्ठ बोल तो गया। अब उनकी जिज्ञासा हुई कि कलिष्ठ होता क्या है। वे पीजीटी हिंदी थीं और गत 10-11 वर्षों से थीं। मैंने उत्तर दिया, शायद मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, मतलब बहुत कठिन है आपकी कविताएं। वे बोली, सुनते रहिए, धीरे धीरे समझ आने लगेंगी। अभी आप टीचिंग में भी नए हैं ना, और देखिए ये सब लोग कितना समझते हैं मुझे। ये विदुषी 1 वर्ष बाद एक वर्ल्ड स्कूल के डेमोस्ट्रेशन व इंटरव्यू में मिली तो प्रेमचंद के काव्य पर चर्चा कर रही थी। ये प्रसंग आगे तत्संबंध संस्मरण में आएगा। असत्य प्रायः लुभावना होता है और सत्य अन्वेषण के कारण प्रारंभ में अनाकर्षक।
प्रतीक्षा कोई करना नहीं चाहता या कहीं कि हर कोई कर भी नहीं सकता। मनुष्य को पाने की जल्दी होती है, जानने की नहीं। इसलिए शिक्षा और साहित्य दोनों में ऐसे लोगों की भरमार है जिन्हें वस्तुतः कहीं और होना चाहिए था। शेष कमी भ्रष्टाचार ने पूरी कर दी है। मेरी रचनाएं न केवल स्थानीय वरन राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में अनवरत प्रकाशित हो रही थीं। मुझे लगा अब चयन व त्याग का समय है, सो मसूरी व देहरादून की उन गोष्ठियों में जाना मैंने बंद कर दिया, जहां अपनी 2 रचनाएं सुनाने से पहले अनेक कुरचनाएं कानों में भरनी पड़ती थीं। अब मेरे पास संस्कारी व विशुद्ध साहित्यिक गोष्ठियां थीं, जिनमें स्तरीय श्रोता होते थे और जिनमें आने के लिए अनेक वे कवयित्री भी लालायित रहते थे और रहते ही रहे। एक रात लगभग 10 बजे कवयित्री जी का फोन आया। उनके पेट में भयंकर दर्द था और वे देहरादून निकलना चाहती थीं। बिना अतिरिक्त विचार मैंने एक गाड़ी की व्यवस्था कर दी। अगली शाम उनका फोन फिर आया कि वे एडमिट हैं और अब धीरे धीरे सुधार भी प्रतीत हो रहा है। उन्होंने बताया कि उस रात अपने उन अनेक घोर प्रशंसकों को उन्होंने फोन किया था जिनके पास अपनी गाड़ियां थीं, परंतु सबने कुछ न कुछ बहाना बनाकर सहयोग से इनकार कर दिया। कवयित्री जी को लगा या नहीं, परंतु मेरी समझ में यही आया कि हमारी अपेक्षाओं की एक सीमा होनी चाहिए। झूठी प्रशंसाएं क्षणिक आनंद भले ही दें, सच्चाई से हमें दूर ही रखती हैं। समूह में रहने से अच्छा बुरा, आवश्यक व्यर्थ, उपयोगी अनुपयोगी ज्ञान बढ़ तो जाता है, परंतु साधना खंडित हो जाती है। आप या तो दुनिया के अनंत मनोहारी ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं या सीमाबद्ध हो एक स्थान पर ठिठके। मनुष्य सब कुछ पाना चाहता है बिना सर्वस्व अर्पण किए। संबंधों की भीड़ के बाद भी अनेक को मैंने एकाकी व तनाव में देखा है और एकाकी होते हुए भी अनेक को मस्त। ज्ञान और इसकी प्राप्ति के प्रयत्न हमें व्यर्थ लोगों से, जो ईर्ष्या, द्वेष, प्रलाप, समय नष्ट करने से युक्त होते हैं, दूर करते हैं। परमेश्वर की याद की यात्रा भीड़ के साथ की यात्रा से प्रबल है। भीड़ शायद ही कभी स्वभाव से कोई कार्य करती हो। एकाकी कोई नकारात्मक शब्द नहीं है, बस नाना विधि परिस्थितियों से पृथक हो। एक या 2 सार्थक के प्रति एकाग्रता ही मनुष्य को एकाकी बनाती है। जिसके पीछे होता है प्रत्येक संबंध या ज्ञान में उसका वो देखना जो दूसरे या तो देखते ही नहीं या देखना नहीं चाहते या देखकर भी स्वार्थवश अनदेखा कर देते हैं। जानकारी ज्ञान नहीं है, जानकार तदनुरूप आचरण ही ज्ञान है। कार्ल जंग ने ज्ञान को आचरण से जोड़कर ही लिखा है। If a man knows more than others, he becomes lonely. आप सुन रहे थे पीले पन्नों से अध्याय 4 का 6ठा भाग। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए पीले पन्नों से अध्याय 4 का 7वां भाग। धन्यवाद।